अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। हमने लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से समझ लिया, लेकिन एक हमारा टॉपिक था दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन, जिसे हमने स्किप किया था। तो आज इंशाल्लाह हम प्रोटीन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 1.4 दैट इज अबाउट प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हमारे पास है क्या? तो सबसे पहली चीज जो आपको पता है कि प्रोटीन हमारे पास एक बायो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बायोलॉजी विच मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेहद फायदा पहुंचा रहा है, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और वो फंक्शन हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। सही है, तो हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्टली प्रोटीन किस तरीके का। तो फर्स्टली प्रोटीन हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। प्रोटीन के नाम को अगर हम समझें तो प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी जबान का लफ्ज है। ठीक है, वो हमारे पास लफ्ज क्या है? प्रोटियस। उसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। ठीक है, अब ये फर्स्ट रैंक का क्या मतलब है? फर्स्ट रैंक मतलब प्रोटीन एक वाहिद ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है, वैसे तो तमाम बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लिपिड का एक डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मुख्तलिफ फंक्शन है हमारी बॉडी में, उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसका मुख्तलिफ रोल है हमारी बॉडी में। लेकिन हमारे पास जो प्रोटीन है ये एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो बेतहाशा यानी बहुत सारे फंक्शंस को लेके चल रहा है, और ना सिर्फ मुख्तलिफ फंक्शन को बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ हमारे बॉडी पार्ट को भी बनाने में काम कर रहा है। तो इसलिए हम प्रोटीन को फर्स्ट रैंक में रखते हैं। तो इसके जो नाम है उसका मतलब भी क्या है? फर्स्ट रैंक। सही है, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन कैन बी डिफाइन एज अ पॉलीमर। अब प्रोटीन को हम एज अ पॉलीमर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पॉलीमर है किसका? इमाइनो एसिड का। ठीक है, जैसे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर था, लिपिड्स का पॉलीमर था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोटीन का पॉलीमर है वो क्या है? इमाइनो एसिड। कि जब इमाइनो एसिड्स आपस में किसी मुख्तलिफ लिंकेज या बॉन्ड के साथ मिलेंगे, अब वो बॉन्ड कौन सी है इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट आपने अपने ध्यान में रखना है कि इमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर कौन है? इमाइनो एसिड। और इमाइनो एसिड का पॉलीमर, यानी जब इमाइनो एसिड मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा, वो पॉलीमर हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ इमाइनो एसिड। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर। अब ये एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, एक खुसूसी मैनर में जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं प्रोटीन। ठीक है, अच्छा आगे लिखा है विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अच्छा, ये इस तरीके से अरेंज क्यों होते हैं? बिल्कुल एक तरतीब के साथ इसलिए अरेंज होते हैं ताकि ये स्पेसिफिक अपना मुख्तलिफ फंक्शन जो है, जो वाइटल फंक्शन है हमारी बॉडी के लिए, उसे परफॉर्म कर सके। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्रोटीन हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, प्रोटीन कैरी आउट वर्चुअली ऑल द सेल एक्टिविटीज। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल एक्टिविटीज कर रहे हैं और वो सेल एक्टिविटीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सही है, बार बार ये चीज इसलिए हमारे पास जिक्र की गई है कि प्रोटीन का जो असल काम है वो प्रोटीन हमारी बॉडी में ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है कि उस फंक्शंस के बगैर जो है मजीद चीजें बन नहीं पाती। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी के पार्ट्स को बनाने का काम प्रोटीन का है। सही, आगे हम इसके सोर्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लिखा है दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट सेल। अब ये ड्राई वेट सेल क्या है? हमने जब स्टार्ट में सेल को डिस्कस किया था तब हमने ये समझा कि जो हमारे पास सेल है, अगर हम उसका पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है वो एवापोरेट करा दें तो उस सेल का जो मास होगा वो हमारे पास ड्राई वेट कहलाएगा। तो उस ड्राई वेट सेल के अंदर विच मीन्स उस मास के अंदर जो एक अच्छा खासा पोर्शन है, अच्छा खासा पार्ट है, दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो अच्छा खासा एरिया कवर करता है ड्राई वेट सेल में। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है प्रोटीन आर दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये बना किससे है? इट्स हैव सिंपल एलिमेंट्स। इसके पास कुछ हैविंग सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। वो सिंपल एलिमेंट्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है। वी हैव 118 एलिमेंट्स, बट हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स है, बायो एलिमेंट्स है। ठीक है, वो बायो एलिमेंट्स क्यों है? क्योंकि वो बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। तो हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये हैविंग करता है सिंपल जो ऑर्गेनिक हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड समटाइम्स दे कंटेन सल्फर आल्सो। इसके अलावा ये समटाइम्स सल्फर को भी कंटेन करते हैं। सही है,
अब हमारे पास लिखा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजियस बेस। अब हम इसे नाइट्रोजियस बेस भी कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? प्रोटीन को। ठीक है कि प्रोटीन हमारे पास क्या है? समटाइम नाइट्रोजियस बेस है। क्यों? ड्यू टू द रीजन ऑफ लार्ज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ज्यादा अमाउंट इस बायोमोलिक्यूल जो है इसमें मौजूद होने की वजह कर हम इसे नाइट्रोजियस बेस भी कहते हैं। अब इसमें नाइट्रोजियस बेस की लार्ज अमाउंट क्यों है? उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। वो नाइट्रोजियस बेस की मदद से कोई ना कोई हमारे पास चेन बना रही होगी, लिंकेज बना रही होगी, इसलिए इसमें ज्यादा अमाउंट में हमारे पास नाइट्रोजियस बेस है। अब वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसे हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास वो जो नाइट्रोजियस बेस है उस नाइट्रोजन की ज्यादा अमाउंट की वजह कर हम इसे नाइट्रोजियस बेस भी कहते हैं, राइट। आगे हमारे पास लिखा है प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। अब ये क्या है? प्रोटीन हमारे पास हमारे टिश्यू को बनाने का एक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक मिलते हैं तो एक दीवार बन जाती है। एज यूजुअल प्रोटीन जब आपस में मिलेंगे इस तरीके से हमारे पास एक टिश्यू बनेगा। तो प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू है। अदरवाइज मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, अब वो जो हमारे मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो क्या है? जैसे हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, ये कौन बना रहा है? दे आर ऑल्सो प्रोटीन। ये हमारे पास प्रोटीन ही है। हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, कहते हैं कि प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे नील्स खराब हो रहे होते हैं। ठीक है, हेयर फॉल हो रहा होता है, हेयर वाइट हो रहे होते हैं, तो इसलिए क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे हेयर्स और नील्स बने हैं। सही है। आगे लिखा है कि सोर्स ऑफ प्रोटीन को अगर हम डिस्कस करें कि सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास है मीट, मिल्क, फिश एंड पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। तो हमारे पास दालें, गोश्त, दूध और हमारे पास फिश जो है, मछलियां, एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। एंड फिश इज द वन ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश से और इन तमाम चीज़ों से हमें क्या मिलेगी? ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को हम अपनी बॉडी में कंटेन कर सकेंगे। तो अगर हम सम अप करें कि प्रोटीन है क्या, तो सबसे पहले प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ इमाइनो एसिड। इमाइनो एसिड का एक पॉलीमर है। प्रोटीन इज द बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो मुख्तलिफ वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सही है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बट वो सिंपल एलिमेंट से मिलकर बना है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। समटाइम्स इट्स कंटेन सल्फर आल्सो। सही है। अब हमारे पास नाइट्रोजन की ज्यादा अमाउंट होने की वजह से हम इसे नाइट्रोजियस बेस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स बना रहा है, नील्स, हेयर्स। ठीक है, ये भी प्रोटीन है। इन द लास्ट अगर हम सोर्स की बात करें तो मीट, मिल्क, फिश और पल्सेस जो है वो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। और प्रोटीन हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यू को बनाने का। सही है। तब हम डिस्कस करते हैं कि इमाइनो एसिड इज ऑल्सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये किस तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किस तरीके के लिंकेज बॉन्ड के साथ मिलकर प्रोटीन को बना रहे हैं, हम इसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमने प्रोटीन को समझा। नाउ अब हम समझते हैं कि इमाइनो एसिड क्या है, इमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है। पास इमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक वर्क किस तरह कर रहा है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर ऑफ इमाइनो एसिड। यानी कि प्रोटीन हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर है किसका? इमाइनो एसिड का। मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर दे बोथ आर सेम। जब माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे तो एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे, जब मोनोमर आपस में मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब इमाइनो एसिड क्या है? ऐसा मोनोमर है। सही है, ये हमारे पास क्या है? मोनोमर है। और ये मोनोमर आपस में जब मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनाएंगे जो कि प्रोटीन होगा। सही है। आगे लिखा है हमारे पास लिंक्ड विद पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड कह लें या लिंकेज कह लें, दे बोथ आर सेम। तो ये हमारे पास लिंक करेंगे पेप्टाइड लिंकेज के साथ तो बनाएंगे प्रोटीन को। ठीक है, जब इमाइनो एसिड एक लिंकेज, एक बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो फिर वो एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएगा, एक पॉलीमर बनाएगा, दैट इज प्रोटीन। अब ये पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? एक नॉर्मल बॉन्ड है जो कि जोड़े रखती है इमाइनो एसिड को। सही है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। आगे हमारे पास लिखा है यूनिक सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड्स। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास प्रोटीन की कुछ बिल्कुल पार्टिकुलर अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल एक अरेंजमेंट में, मैनर अरेंजमेंट में अरेंज हुए हैं। सही है, तो वो बेसिकली जब इमाइनो एसिड अरेंज होंगे तभी तो एक प्रोटीन अरेंज होता हुआ हमें नजर आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है, यूनिक सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड, ये हमें क्या देते हैं? ये प्रोटीन को देते हैं एक यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि इनकी जो अरेंजमेंट इतनी यूनिक और बिल्कुल वेल मैनर तरीके से, जो पर्टिकुलर मैनर तरीके से अरेंजमेंट होती है, उसका जो है कोई रीजन होता है। वो रीजन हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक पार्टिकुलर, एक बिल्कुल वेल मैनर हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन्स थी उनके जो इमाइनो एसिड्स थे वो इस तरीके से अरेंज थे कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो इसके सीक्वेंस के भी हम जो है ना वो सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 20 इमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जब ये 20 इमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाते हैं मुख्तलिफ अरेंजमेंट करके, ठीक है। अब हमारे पास ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये प्रोटीन? हमारे पास वायरसेस टू ह्यूमन बीइंग तक, यानी जितने भी वायरसेस हैं उनकी बॉडी में भी प्रोटीन है और हमारी ह्यूमन बॉडी की बॉडी में भी क्या है, डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद हैं, सही है। आगे हमारे पास लिखा है स्ट्रक्चर बताया गया इसका कि अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें इमाइनो एसिड्स के, ठीक है, यानी कि हम ये जो स्ट्रक्चर डिस्कस करें वो किसका स्ट्रक्चर है? इमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है कि इमाइनो एसिड किस तरीके से अरेंज है। तो सबसे पहले लिखा है कि इमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इमाइनो एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच मीन जो एलिमेंट इसमें होंगे वो ऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे जो कि कंटेन कर रहा है एटलीस्ट 2 इमाइनो ग्रुप। अब ये हमारे पास 2 इमाइनो ग्रुप अरेंज होते हैं, फिर एक हमारे पास इमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब वो ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखा है बेस ग्रुप एंड एसिड ग्रुप, यानी कि हमारे इमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं, बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है। एसिड भी मौजूद है और बेस ग्रुप भी मौजूद है। किस तरीके से? फर्स्टली अगर हम देखें तो बेस ग्रुप को हम इमाइनो ग्रुप कहते हैं और एसिड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक हमारे पास जो है इसका एक अदर ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, स्ट्रक्चर को समझें, तो हमारे पास सबसे पहले में क्या है? कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन जो है वो अटैच है अपने दोनों ग्रुप के साथ, ठीक है। एक हमारे पास इमाइनो ग्रुप और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एसिड है, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हमारे पास लिखा है आर, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई भी रेडिकल आ सकता है। तो जो रेडिकल आएगा वो उस तरीके का प्रोटीन बना देगा। एक इमाइनो एसिड है, मुख्तलिफ रेडिकल आएंगे, अपने मुख्तलिफ रेडिकल के साथ पेप्टाइड लिंकेज के साथ ज्वाइंट होंगे तो फिर एक प्रोटीन बनेगा, सही है। तो ये कार्बन है, इसके साथ 2 ग्रुप है, आर मीन्स कोई भी रेडिकल ग्रुप होगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है अल्फा। कार्बन को हम क्या कहते हैं? बोथ आर केमिकली बॉन्डेड विद कार्बन। अब ये दोनों जो है वो बॉन्डेड है किसके साथ? केमिकली कार्बन के साथ, ठीक है। अच्छा, दिस कार्बन इज आल्सो कॉल्ड अल्फा। इस कार्बन को हम क्या कह रहे हैं? अल्फा कह रहे हैं, सही है। तो अगर हम सम अप करें कि हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इमाइनो एसिड को किस तरीके से समझ सकते हैं, तो आसानी से सबसे पहले आप ये याद रखें कि प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर है इमाइनो एसिड का। यानी कि इमाइनो एसिड है क्या? इमाइनो एसिड एक मोनोमर है, एक माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो आपस में अरेंज होके अटैच्ड होके बॉन्ड बना के एक बायोमोलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब वो इमाइनो एसिड किसके साथ अटैच होंगे, किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हमारे पास एक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, लिंकेज है, उसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड के साथ इमाइनो एसिड जब अटैच्ड होंगे, बॉन्डेड होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल, एक पॉलीमर बनकर आएगा जो कि प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। और प्रोटीन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन है क्या। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की, तो इमाइनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप उसका बेस ग्रुप कहलाता है, हियर इज द बेस ग्रुप, एंड सेकंड वन दैट इज एसिड ग्रुप। बेस ग्रुप को हम इमाइनो ग्रुप कहते हैं, एसिड ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बीच में कार्बन है, यानी कि ये दोनों ग्रुप केमिकली बॉन्डेड होते हैं कार्बन के साथ, और ये कार्बन कहलाता है अल्फा। अब ये अल्फा है, ये दोनों हमारे पास ग्रुप है, और नीचे जो आर है वो किसको डिनोट कर रहा है? किसी भी रेडिकल ग्रुप को। आपने 9th मैट्रिक केमिस्ट्री में रेडिकल ग्रुप को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो रेडिकल ग्रुप के साथ यानी कि कोई भी यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट या ग्रुप आ सकता है, ठीक है। तो ये रेडिकल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। फिर इसके साथ क्या होगा? मुख्तलिफ इमाइनो एसिड जब पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़ेंगे तो एक प्रोटीन की लंबी कतार को बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था इमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, कि इमाइनो एसिड किस तरीके से एक पूरी ब्लॉक बना रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा है किसकी? प्रोटीन की, सही है। नाउ स्टूडेंट, अब हम ये समझते हैं कि प्रोटीन किस तरीके से बन रहा है और किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, विच मीन्स फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ इमाइनो एसिड, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट समझा था, ठीक है, जैसे कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। अगर आपको याद हो, हमने कार्बोहाइड्रेट को बनाने का और उसको ब्रेक डाउन करने का तरीका सीखा। एज यूजुअल इसी तरह हमारे पास बिल्कुल सिमिलर क्या है, इमाइनो एसिड जो कि फॉर्मेट हो रहा है और प्रोटीन बना रहा है, देन प्रोटीन ब्रेक होके इमाइनो एसिड्स को बना रहा है, सही है। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले द पॉलीपेप्टाइड विच मीन्स प्रोटीन, ठीक है, कि जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फॉर्म्ड होती है बाय लिंकिंग ऑफ इमाइनो एसिड विद पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, कि जब इमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड लिंकेज के साथ ज्वाइंट होगा तो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज कि ये जो हमारी लिंकिंग है, यानी लिंकिंग ऑफ इमाइनो एसिड जो है, ये किस तरीके से लिंक कर रही है और साथ ही क्या चीज है जो गेन कर रही है या फिर लॉस कर रही है, सही है। यानी कि कुछ ना कुछ तो लॉस करेगी। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में हुआ था कि अगर हम कंडेंसेशन प्रोसेस को रिवाइज करें तो हमारे पास जब हम अपने मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन कर रहे थे, यानी कि अपने मोनोमर को ज्वाइन कर रहे थे, तो हमारे पास वहां पर एक वाटर जो है वो क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, निकल रहा था, जिसे हम कंडेंसेट कर रहे थे, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा था, सही है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ गई इमाइनो एसिड, ये हमारे पास इमाइनो एसिड दूसरा, यहाँ पे रेडिकल चेन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हमारे पास दूसरा रेडिकल है, इस तरीके से मजीद दूसरा रेडिकल होगा। तो जब आपस में इस तरह अरेंज होंगे विद द पेप्टाइड लिंकेज तो हमारे पास एक प्रोटीन बनाएगा, एक पेप्टाइड लिंकेज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज है जो रिमूव हो रही है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सही है। तो किस तरीके से देखें, यहाँ पर है हमारे पास जब ये एक इमाइनो एसिड दूसरे इमाइनो एसिड के साथ लिंकेज हुआ, अटैच हुआ बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें एक ऑक्सीजन यानी सॉरी हाइड्रोजन दूसरे इमाइनो एसिड का और एक का हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रुप जो है वो रिलीज होगा, देन ये अगेन कार्बन के साथ जो है वो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा है, ठीक है। ये दोनों को हमने हटाया तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि OH और H यानी कि दो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किसका फॉर्मूला है, वाटर का। तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया, सही है। तो लिखा हुआ है कि वन इमाइनो एसिड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बाय जब लिंकेज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से जितने इमाइनो एसिड के साथ अटैच होगा उतने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते जाएंगे, सही है। अच्छा, आगे यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज। तो हमने क्या समझा था कि जब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है किसी लिंकेज में से तो फिर वो क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज, कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गई है, वाटर जब निकल गया तो बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज या फिर आप कंडेंसेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है क्या, मोनोमर जब अटैच्ड होंगे किसी लिंकेज के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो हम उसे कंडेंसेट कर रहे हैं, कंडेंसेशन। एज यूजुअल यहाँ पर हमारे पास जब दो इमाइनो एसिड्स मिले तो इनका एक का H ग्रुप है और एक का OH ग्रुप, इसने क्या किया, रिलीज कर दिया, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज के साथ मिला, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज हो गया, तो हम इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज कहेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके लास्ट में, और यहाँ पर इसके लास्ट में हमारे पास OH ग्रुप है, हाइड्रोलिक ग्रुप। तो ये हमारे पास मिलके एक और जो है वो रिएक्शन को मजीद कंटिन्यू करेगा, लंबा चेन बना सकता है, बॉन्डिंग मजीद बना सकता है, और यहाँ पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, सही है। तो अब हम अपनी बुक में देखते हैं, बुक में मजीद क्या क्या चीजें डिफाइन की गई हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में, ऊपर वाला जो पैराग्राफ था, हेडिंग फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन पेज नंबर 13, तो यहाँ पर हमने इसको तो समझ लिया बॉन्ड को कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। नीचे हमारे पास लिखा है द रिजल्टेंट, यहाँ पर हमारे पास डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। आगे लिखा है हैज टू इमाइनो एसिड सब यूनिट कॉल्ड डाइपेप्टाइड, यानी कि जब हमारे पास सब यूनिट्स मिलेंगे इमाइनो एसिड के तो उसे हम डाइपेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, ठीक है। डाई मींस टू, तो टू हो गया, जैसे डाई न्यूक्लियोटाइड था बिल्कुल उसी तरीके से डाइपेप्टाइड। आगे हमारे पास लिखा है a dipeptide has a amino group of one end and a carboxylic acid group at the other end of the molecule in the way both reactive parts are again available। वही बात जो मैंने आपको की कि OH और H है, ठीक है ना, इसके लास्ट में हमारे पास OH आ रहा है, इसके
तो विच मीन्स के अच्छा इसको यहाँ पर देखेंगे, विच मीन्स ये वाला OH, तो ये तो कंप्लीट पेप्टाइड हो गया, ठीक है, ये तो हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट पेप्टाइड हो गया। हम इसकी बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रहा हमारे पास H और ये रहा OH, ये दोनों अवेलेबल है कि ये मजीद जो है ना वो क्या कर सके, पेप्टाइड लिंकेज के साथ मिलके प्रोटीन बना सके, सही है। यहाँ पर हम मजीद कोई जो है इसी तरीके का अमीनो एसिड जोड़ सकते हैं, इसके यहाँ पर हम इसी तरह मजीद कोई अमीनो एसिड H के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दे आर फर्दर अवेलेबल टू मेक अनदर प्रोटीन, ठीक है, अनदर लिंकेज। आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि अच्छा अब आगे लिखा है कि ये जो लिंकेज है ये प्रोटीन, अच्छा जब अगर ये इसने बॉन्ड बनाया, फर्स्ट के यहाँ पर इसने मजीद लिंकेज के साथ ज्वाइंट होकर बॉन्ड बनाया, इसने मजीद लिंकेज के साथ ज्वाइंट होकर बॉन्ड बनाया, तो फिर ये हमारे पास अब डाइपेप्टाइड नहीं होगा, क्योंकि दो था, एक और एक, दो था, तो हम इसे डाइपेप्टाइड कह रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा आएगा तो ट्राइपेप्टेड, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास था ट्रायोस, टेट्रोस, ठीक है, पेंटोस शुगर, तो इस तरीके से दो है तो डाइपेप्टाइड, तीन आ जाएगा ट्राइपेप्टाइड, यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा चौथा, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड। तो इस तरीके से हमारे पास मजीद जो है पेप्टाइड लिंकेज बढ़ते जाएंगे, सही है। तो अब नीचे आपके पास ग्रीन से जो है ना वो बोल्ड किया हुआ है अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। अब ये चार अमीनो एसिड जो है जब ये ब्रेक होंगे, अब देखें आप यहाँ पर बुक में आप समझे कि यहाँ पर हमारे पास एक अमीनो एसिड है, मैं जस्ट स्मॉल a लिख रही हूँ, ठीक है, अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड और ये चौथा अमीनो एसिड, राइट। अब ये जब ब्रेक होगा एक, हमारे पास दूसरी डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज और ये तीसरी डिहाइड्रेशन, तो चार बॉन्ड है हमारे पास, विच मींस के यहाँ पे चार अमीनो एसिड्स लिंकेज है, तो हमारे पास जब डिहाइड्रेशन होगी तो कितनी होगी, तीन होगी। इस तरह पांच होंगे तो डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज कितना होगा, चार होगा। इस तरह छह होंगे तो डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज, उससे एक एक कम जो है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, सही है। नीचे हमारे पास यही बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे लिखा है द पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन बी ब्रोकन बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। प्रोसेस ये किसकी मदद, अच्छा ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड चेन जो है वो ब्रोकन हो रहा है किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस, सही है जी। अब यहाँ पर जो है वो ब्रेक हो रहा है हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर हमने जब जोड़ा तो कंडेंसेशन प्रोसेस था, अब अगेन हम तोड़ेंगे, जैसे हम ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक दो तीन, तीन हाइड्रोलाइसिस होगा जब चार अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे। तो बिल्कुल वही चीज जो आपने पहले पढ़ी है कार्बोहाइड्रेट में, कि कार्बोहाइड्रेट की बॉन्ड को जोड़ा तो कंडेंसेशन प्रोसेस, तोड़ा तो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, वही चीज बिल्कुल। फिर आगे लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइसिस किसकी मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से। द प्रोटीन चेन कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल चेन ऑफ मोर देन 10 अमीनो एसिड्स कॉल्ड पेंटोज। अब इस तरीके से जितनी चेन होगी उतना हम कहेंगे पेंटोज है, ट्रायोज है, ठीक है, टेट्रोज है, इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड बनती जाएगी।